एडवांस क्लासेस के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हेमंत प्रजापति एडवांस क्लासेस के YouTube चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, जैसा कि हम सेल के बारे में बात कर रहे थे, आज हम सेल में चलेंगे आगे कोशिका के अंदर। और आज बात करेंगे हम सबसे पहले कोशिका में प्रमुख पार्ट्स के बारे में। जैसा कि आप लोगों ने कोशिका में जाना, अभी तक हमने सेल में काफी सारी बातों को यहाँ पर जान लिया। जैसा कि एक सामान्य सेल आपको बताई गई है कि इसके अंतर्गत हमने अभी तक यहाँ पर जान लिया माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में, राइबोसोम, तारक केंद्रक, कोशिका द्रव्य लाइसोसोम, केंद्रक, अंतःप्रद्रव्य जालक, कोशिका झिल्ली, गोल्जी बॉडी। इन सभी पार्ट को हम जान चुके हैं दोस्तों। अब यहाँ से हम आगे बात करते हैं प्रमुख टॉपिक के बारे में। जैसा कि एक कोशिका थी, अब इसी प्रकार से हम बात कर रहे हैं पादप कोशिका में, पादप कोशिका के अंतर्गत। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको प्रारंभ में बताया था कि पादप कोशिका झिल्ली और जंतु कोशिका झिल्ली, ये दोनों अलग अलग पदार्थ से निर्मित होते हैं। उनमें कुछ पदार्थ अलग भी होते हैं। जैसे कि बात की पादप कोशिका के अंतर्गत, तो इसके अंतर्गत आते हैं लवक। काफी इंपोर्टेंट पार्ट होते हैं लवक, जिन्हें कहा जाता है प्लास्टिड। तो दोस्तों, लवक के बारे में बात की जाए तो ये लवक जो है, जैसे कि यहाँ पर इस प्रकार से जो आपको एक जंतु कोशिका बताएगी, इसी प्रकार से आपके पास एक पादप कोशिका भी होगी। और इस पादप कोशिका के अंदर कुछ अन्य पार्ट्स भी होते हैं और इन पार्ट्स को किस नाम से जाना जाता है? लवक के नाम से, जो कि जंतु कोशिकाओं में उपस्थित नहीं होंगे। ये आपको अच्छी तरीके से ध्यान रखना है। लवक प्लास्टिड कभी भी जंतु कोशिकाओं में नहीं पाए जाते, केवल और केवल कहां पाए जाते? पादप कोशिकाओं में। इसलिए इसको हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं। तो लवक के बारे में बात किया है तो दोस्तों, यहाँ पर लवक जो इनके टाइप के बारे में बात किया है। तो इनके कुल तीन टाइप होते हैं, प्रकार होते हैं। कुल कितने? 3। तो ये आपको ध्यान रखना है। इन 3 प्रकार में से हम सबसे फर्स्ट नंबर पर चलते हैं। तो फर्स्ट नंबर पर बात की जाए तो इन लवक में सबसे फर्स्ट नंबर पर आता है हरित लवक। हरित लवक जिसे हम कहते हैं क्लोरोफिल या क्लोरोप्लास्ट के नाम से इसको जानते हैं। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है हरित लवक, जो कि आप सब जानते होंगे अच्छी तरीके से कि अगर इसके बारे में बात किया है हरित लवक के बारे में, तो हरित लवक जो है ये कहां पर पाया जाता है? ये पाया जाता है पत्तियों में। पौधों की जो पत्तियां आती है, पौधों में जो पत्तियां उपस्थित होती हैं, उन पत्तियों में पाया जाता है हरित लवक। काफी ज्यादा महत्वपूर्ण पार्ट होता है ये किसी भी पौधे के अंदर। कारण क्या होता है कि कोई भी पौधा जो होगा अपना जो भोजन बनाता है, जो भी भोजन बनाएगा, वो सारा का सारा भोजन किस माध्यम से बनाता है? वो हरित लवक उसमें उपस्थित होना आवश्यक है। तो हरित लवक के माध्यम से क्या करता है? अपने भोजन का निर्माण करता है। तो यहाँ पर हरित लवक काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। किसी भी भोजन में, किसी पादप में भोजन बनाने का जो कार्य होता है वो हरित लवक का होता है। जैसा कि बात की जाए कि भोजन बनाने के लिए किन तत्वों की आवश्यकता पड़ेगी, तो किसी भी प्लांट को अपने लिए भोजन तैयार करने के लिए हमेशा मुख्य रूप से 4 तत्वों की आवश्यकता पड़ती है। सबसे फर्स्ट तत्व जो होता है ये इनके पास होता है हरित लवक। सबसे फर्स्ट तत्व कौन सा जाएगा? हरित लवक ही होता है। सेकंड होता है इनके पास सूर्य का प्रकाश। और थर्ड नंबर पर आप लोग ले लेना CO2। फोर्थ नंबर पर आप लोग रख लेना यहाँ पर जल, H2O। तो इस प्रकार से कोई भी पौधा जब भोजन बनाएगा अपने लिए, तो उनको इन 4 तत्वों की आवश्यकता पड़ेगी। और इस क्रिया के माध्यम से क्या करेगा? प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होगी और प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से पौधे अपने लिए क्या करते हैं? भोजन को निर्मित करते हैं। तो ये क्या कर रहे हैं? किसी भी पादप के लिए भोजन को बना रहा है, इसलिए इसको पादप कोशिका में एक महत्वपूर्ण उपनाम दिया गया है। हरित लवक को पादप कोशिका में कहा जाता है कोशिका की रसोई। क्योंकि जनरली आप तो जानते हो कि जहां पर हम भोजन बनाएंगे उस भवन को क्या कहते हैं? रसोई या किचन के नाम से जानते हैं। तो किसी पौधे के लिए भोजन बनाने का कार्य किसका है? हरित लवक का। इसलिए इसको क्या नाम दे दिया गया है? कोशिका की रसोई के नाम से इसको जाना जाता है। अब बात करें दोस्तों, इसके आगे बढ़ते हैं कि इसके अलावा सेकंड टाइप कौन सा है। तो सेकंड टाइप के बारे में बात की जाए दोस्तों, तो हरित लवक के बाद जो सेकंड टाइप होता है, इसे किस नाम से जाना जाएगा? तो इसे जाना जाता है वर्णी लवक के नाम से। किस नाम से जाना जाएगा? इसे वर्णी लवक के नाम से इसको जाना जाता है। वर्ण का मतलब क्या होता है दोस्तों? वर्ण का मतलब होता है यहाँ पर कलर के, रंगों के बारे में जानकारी देगा आपको।
तो वर्णी लवक में आपको केवल इतना सा ध्यान रखना है कि ये कोशिका में उपस्थित एक ऐसा प्रमुख लवक है जो किसी भी पौधे में किसी भी प्रकार के रंगों के लिए उत्तरदायी होगा। क्या होगा? रंगों के लिए उत्तरदायी होगा ये, किसी भी प्रकार के रंगों के लिए। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा कई प्रकार के फल होते हैं जिनमें कई रंग होते हैं, कई प्रकार के फूल होते हैं, इसके अलावा कई प्रकार के जो है आपके पास बीज प्राप्त होंगे। तो इनमें फलों में, फूलों में या बीजों में जो भी रंग आपको या जो भी कलर आपको प्राप्त होंगे वो सभी केवल और केवल उसके लिए उत्तरदायी कौन होगा? वर्णी लवक होगा। इसलिए इसको नाम दिया गया वर्णी लवक। और बात की जाए वर्णी लवक के बारे में कि इसमें देखो किस प्रकार से आप लोगों को क्वेश्चन आता है, तो यहाँ पर इस प्रकार के क्वेश्चन भी आप लोगों को जाना जाएगा वर्णी लवक में कुछ। कि जैसे कि मान लो कि गाजर जो है, कि गाजर का कई बार क्वेश्चन आता है कि जैसे कि गाजर जो है, गाजर का पीला रंग, गाजर का जो बीच में पीला रंग होता है वो किस कारण से होता है? तो कौन से वर्णी लवक इसके लिए उत्तरदायी होगा या आप लोगों से जानना जाएगा? जो चुकंदर होता है का लाल रंग, या आप लोगों से जानना जाएगा टमाटर का लाल रंग। तो ये सब किस पर निर्भर करेगा वो आप लोगों से जाना जाएगा। तो गाजर में जो पीला रंग होता है इसका प्रमुख कारण है कैरोटीन। इसी प्रकार से चुकंदर का लाल जो गहरा लाल होता है, आप जानते हो टमाटर और चुकंदर में दोनों में रंगों का क्या है? काफी अलग अलग होता है। ये काफी गहरा लाल होता है, ये लाइट कलर में होता है। तो इसका गहरा लाल रंग जो होता है वो होता है विटामिन के कारण। किस कारण से होगा? विटामिन। और इसके अलावा टमाटर का लाल रंग के बारे में बात करें तो टमाटर का लाल रंग होता है लाइकोपेन, लाइकोपेन के कारण। तो इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है वर्णी लवक में कुछ प्रमुख खास बातों में केवल एक छोटी सी बात कि किसी भी फल फूल के जो रंगों के बारे में यदि कोई क्वेश्चन बनते आप लोगों के, तो आप लोग ध्यान रखोगे वो सारे रंग किस लवक के माध्यम से निर्भर होंगे? केवल केवल वर्णी लवक के माध्यम से उन पर उपस्थित होते हैं, ये लवक उनके लिए उत्तरदायी होता है। तीसरे नंबर पर बात की जाए तो थर्ड नंबर पर जो लवक का टाइप है इसमें आ जाते हैं हमारे पास कौन से? अवर्णी लवक। अवर्णी लवक, अवर्णी लवक जो है ये लवक या प्लास्टिड का तीसरा टाइप होता है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बात करते हैं अवर्णी लवक सबसे पहले कि ये कहां पर उपस्थित होता है? तो ये पौधे के उस भाग में उपस्थित होता है जहां पर सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंच सकता। तो अवर्णी लवक जो है इस स्थान पर जहां पर क्या है? सूर्य का प्रकाश, सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंच सकता। तो आप तो जानते हो कि ऐसा पौधे का कौन सा भाग है जहां पर सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंचेगा? तो दोस्तों यहाँ पर कौन सा प्रमुख भाग हो जाएगा जहां पर सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंचेगा? हो जाएगी पौधे की जड़ें। तो जड़ों में जो है सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंचता। और एक और प्रमुख खास बात, इसके नाम पर भी आप लोग चलो, अवर्णी लवक। वर्ण का मतलब आप लोग समझ गए थे कि सर वर्ण का मतलब है रंग, कलर के बारे में बात कर रहा है, लेकिन यहाँ अवर्ण के बारे में बात कर रहा है। मतलब ये कैसे होते हैं? कलरलेस होते हैं ये, कलरलेस। तो ये कलरलेस होते हैं, आप कह सकते हो ये रंगहीन, रंगहीन होते हैं ये। और बात की जाए कि इनका क्या प्रमुख कार्य है, इन लवकों का क्या प्रमुख कार्य होता है? तो दोस्तों इसका काफी ज्यादा प्रमुख कार्य है। पौधों के द्वारा जो भी भोजन बनाया था हर एक लवक में वो सारा भोजन स्टोर होने कहां पर चल जाता है? अवर्णी लवक में। तो इसका कार्य होता है भोजन को स्टोर करने का। तो ये भोजन को स्टोर करता है, इसलिए इसको क्या नाम दिया गया है? इसको एक और अन्य नाम दिया गया है, इसे कहा जाता है स्टोर रूम। इसको पादप कोशिका में किस उपनाम से जाना जाता है? स्टोर रूम के नाम से भी जाना जाता है। अब दोस्तों यहाँ पर बात करते हैं, ये तो हमने बात की लवक के बारे में, आप थोड़ा सा जानते हैं कोशिका विभाजन के बारे में। कोशिका विभाजन, सेल डिवीजन के बारे में बात की जाए, कोशिका विभाजन जिसे कहते हैं सेल डिवीजन। तो दोस्तों कोशिका विभाजन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण टॉपिक है। इसके अंदर आप लोग जानोगे कि कोशिका का प्रोसेस जो है 1 से 2 में किस प्रकार से बढ़ता है या विभाजित होता है। कोशिका विभाजन की सर्वप्रथम जानकारी आप लोगों को बताई थी, जिन वैज्ञानिक ने उनका नाम जान लेते हैं। इसके बारे में सबसे पहले बताया था विरचाउ ने।
विचार जो है इन्होंने सर्वप्रथम कोशिका विभाजन को प्रेजेंट किया था और बताया था कि कोशिका विभाजन किस किस प्रकार से होगा। तो सबसे पहले कोशिका विभाजन के फर्स्ट टाइप को समझते हैं। कोशिका विभाजन के टोटल 3 टाइप होते हैं, जिसमें फर्स्ट टाइप होता है इसे हम कहते हैं असूत्री विभाजन। फर्स्ट टाइप को क्या कहेंगे? असूत्री विभाजन। इसमें केवल आपको एक छोटी सी बात का ध्यान रखना है कि ये जो असूत्री विभाजन है केवल और केवल ऐसे जीवों में होता है जिनका शरीर कैसा होता है? सूक्ष्म या अविकसित। सूक्ष्म जीवों में या अविकसित जो जीव होते हैं, अविकसित जीव जो होते हैं उनके अंदर ये विभाजन देखने को मिलता है, असूत्री विभाजन। इससे सेकंड वाला जो विभाजन है वो काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है, उसको हम समझेंगे यहाँ पर। सेकंड नंबर पर जो इस विभाजन को हम यहाँ पर समझना चाहते हैं, इस विभाजन को नाम दिया गया है समसूत्री विभाजन। समसूत्री विभाजन जिसे कहते हैं मियोसिस। तो समसूत्री विभाजन के बारे में बात की जाए तो समसूत्री विभाजन में सबसे पहले यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, इसके नाम के अकॉर्डिंग हमको चलना है। क्या नाम बता रहा है? समसूत्री। तो यहाँ पर एक सबसे प्रमुख क्वेश्चन आप लोगों से जानना चाहते हैं कि समसूत्री विभाजन में गुणसूत्रों पर क्या इफेक्ट पड़ता है। हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं कि समसूत्री विभाजन में जो क्रोमोसोम होते हैं इन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो जब भी समसूत्री विभाजन होता है गुणसूत्र की संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होता, कोई भी परिवर्तन नहीं होगा, गुणसूत्र समान बने रहते हैं। लेकिन जैसा कि यहाँ पर बात की जाए समसूत्री विभाजन में, चलो ठीक है गुणसूत्र में कोई परिवर्तन नहीं होगा, लेकिन ये विभाजन किस किस कंडीशन पर कार्य करता है और ये क्या प्रमुख कार्य करेगा हमारे लिए। तो समसूत्री विभाजन में आप लोगों को बता देते हैं यहाँ पर कि इस विभाजन में गुणसूत्र पर कोई परिवर्तन नहीं होगा, लेकिन यहाँ पर कोशिका के प्रोसेस को देख लेते हैं सर्वप्रथम कि कोशिका जो है इस विभाजन में हमेशा किस प्रोसेस में बढ़ेगी। 1 से 2 होगी, 2 से 4 होगी, क्या होगा। तो इस विभाजन में कोशिका का प्रोसेस जो होगा 1 से 2 कोशिका के प्रोसेस में आगे बढ़ेगा। कोशिका का प्रोसेस 1 से 2 के प्रोसेस में आगे बढ़ेगा। इस प्रकार से ये प्रोसेस आगे बढ़ता चला जाता है। 1 से 2, फिर 2 से 4, इस प्रकार से एक श्रृंखला आएगी। तो इस प्रकार से कोशिकाएं आगे बढ़ती चली जाएगी। 1 से 2 के 2 से 4, 4 से 8। अब बात यह है कि ये विभाजन कहाँ पर कार्य करता है। तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट विभाजन है ये। विभाजन जो है हमारे शारीरिक विकास, हमारे शरीर पर किसी प्रकार की चोट लगने पर, घाव होने पर ये विकास कार्य करता है। तो ये विकास जो है शारीरिक विकास या किसी भी प्रकार के, मान लो मनुष्य में चोट लग रही है या घाव होने पर ये विकास कार्य करता है, ये विभाजन कार्य करता है। जैसे कि चलो एक छोटा सा उदाहरण मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे मान लेते हैं कि एक सामान्य मनुष्य या कोई बालक है, छोटा सा है, वो मान लो कि जब 5 साल का था तो वो इतना सा था, धीरे धीरे जब वो बड़ा हुआ तो इतना बढ़ गया 18 साल की उम्र। तो जब ये बालक धीरे धीरे इतना बड़ा हुआ है तो आप लोग सब जानते हो कि जो तो है ही नहीं, किसका एकदम से किसी वर्ष हाथ बढ़ जाएगा, किसी वर्ष पैर बढ़ जाएगा, किसी वर्ष सिर बढ़ जाएगा, ऐसा तो होगा नहीं। इसके शरीर में ये बढ़ोतरी किस माध्यम से हुई? ये बढ़ोतरी केवल कोशिकाओं में परिवर्तन के माध्यम से हुई। क्या हुआ होगा कि कोशिकाओं में कोशिका विभाजन हुआ होगा शरीर के सभी पार्ट्स में, और धीरे धीरे ये व्यक्ति बड़ा हो गया। अब बात करें जैसे कि मान लेते हैं कि किसी व्यक्ति को चोट लगी, इस प्रकार से चोट लगी है, उसकी स्किन ब्रेक होगी। तो स्किन ब्रेक, जो स्किन उसकी ब्रेक होगी या स्किन फट गई, वहां पर ट्रीटमेंट करेगा और धीरे धीरे सील जाएगी। तो यहाँ पर कोशिका इस प्रकार से आगे बढ़ेगी। ये कोशिका ने क्या कर दिए? पोल्स बना दिए, ध्रुव बना दिए। जो कौन बना रहा था? तारक केंद्रक। अब यहाँ पर ध्रुव बन गई तो कोशिका यहाँ से आगे बढ़ेगी, फिर पोल्स बन जाएंगे, फिर आगे बढ़ेगी, फिर पोल्स बन जाएंगी, फिर आगे बढ़ेगी। इस प्रकार से ये प्रोसेस चलता रहेगा। ये कब तक चलेगा? जब तक आपकी जो चोट है, आपका जो घाव है वो सही नहीं हो जाएगा। तो समसूत्री विभाजन में आपको केवल इतना सा ध्यान रखना है प्रमुख खास बातों में कि समसूत्री विभाजन में गुणसूत्रों पर कोई परिवर्तन नहीं होगा। कोशिका 1 से 2 के प्रोसेस में आगे बढ़ती है। शारीरिक विकास के लिए, शरीर पर चोट लगने के लिए, घाव लगने के लिए ये कार्य करती है। ये आपको ध्यान रखना है। इमेज के माध्यम से भी देख रहे हैं इसे। तो ये रहा माइटोसिस जिसे कहा जाता है। तो देखो यहाँ पर इसकी अवस्था भी आप लोगों को बता दी गई है कि जैसा कि यहाँ पर जो क्रोमोसोम है आप लोगों के पास 46 क्रोमोसोम है, ये आपको दिखाया गया है।
जब इंटरफेस पहली अवस्था हुई है तो यहाँ पर क्रोमोसोम जो है दोनों के बढ़ चुके हैं, 92 हो चुके हैं, और जब ये वापस एंड फेज में अलग अलग पार्ट में डिवाइडेशन हुए तो इनके पास जो क्रोमोसोम की संख्या है वो कितनी रहेगी वापस 46। तो यहाँ क्रोमोसोम में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं हो रहा है, इसलिए इसे क्या कहा गया है, समसूत्री विभाजन कहा गया है। अब दोस्तों इसी प्रकार से बात करें समसूत्री के बाद जो हमारा फाइनल थर्ड नंबर पर आता है जिसे हम कहते हैं अर्धसूत्री। अर्धसूत्री विभाजन। अर्धसूत्री विभाजन काफी ज्यादा महत्वपूर्ण विभाजन होता है, और इस विभाजन के बारे में बात की जाए अर्धसूत्री विभाजन के बारे में तो सबसे पहले आपको जानना जरूरी है कि ये विभाजन जनन कोशिकाओं में, कौन सी कोशिकाओं में होगा, केवल जनन कोशिकाओं में या जन्म कोशिकाओं में ये विभाजन संभव होता है। इस विभाजन में गुणसूत्रों के बारे में बात की जाए, क्रोमोसोम के बारे में, तो इस विभाजन में गुणसूत्र की संख्या क्या हो जाती है, आधी रह जाती है, हाफ हो जाती है गुणसूत्र इसके अंदर। इसी वजह से इसको क्या नाम दिया गया है, अर्धसूत्री विभाजन के नाम से इसको जाना जाता है। अब बात यह है कि कोशिका जो है, कोशिका इस विभाजन में किस प्रोसेस में आगे बढ़ेगी, एक कोशिका से कितनी कोशिकाओं का निर्माण होगा यहाँ पर। तो दोस्तों अर्धसूत्री विभाजन के बारे में बात की जाए तो यहाँ पर हमेशा 1 से 4 कोशिकाओं का निर्माण होता है, 4 पुत्री कोशिकाओं का निर्माण होगा। मतलब यहाँ पर एक पेरेंट सेल से बात की जाए तो एक पेरेंट सेल से कितनी टोटल सेल बनेगी, टोटल 4 टोटल सेल। जैसे कि इस प्रकार से ये एक पेरेंट सेल होगी, इससे ये 4 टोटल सेल बनी, फिर इससे अगली 4 बनेगी। इस प्रकार से ये प्रोसेस भी क्या है, एक श्रृंखला की तरह आपको बताया गया है कि इस प्रकार से प्रोसेस चलता रहेगा, फिर आगे से और अन्य 4 बनती रहेगी, तो ये प्रोसेस चलता रहेगा। और केवल कहां पर चलेगा, ये जन्म कोशिकाओं में, आप कह सकते हो जन्म कोशिकाओं में। अब दोस्तों यहाँ पर बात की जाए कि गुणसूत्रों के बारे में आपको मालूम पड़ गया कि कोशिका 1 से 4 के प्रोसेस में आगे बढ़ी। यहाँ पर एक प्रमुख खास बात को जान लेते हैं कि अर्धसूत्री विभाजन के बारे में सर्वप्रथम किसने बताया था, ये भी कई बार आप लोगों से जाना जाता है। तो अर्धसूत्री विभाजन के बारे में सर्वप्रथम जो है वैज्ञानिक थे फार्मर और मूरे। क्या नाम है, फार्मर और मूरे जो है, इन्होंने सर्वप्रथम देखा था अर्धसूत्री विभाजन को और इसके बारे में इन्होंने जानकारी दी। इमेज के माध्यम से भी देखते हैं इसे हम कि मियोसिस में क्या होता है। तो ये हमारे सामने एक इमेज है मियोसिस का। तो देखो दोस्तों यहाँ पर इस प्रकार से मियोसिस में आपको बताया गया है जिसे हम कहते हैं अर्धसूत्री विभाजन। अर्धसूत्री विभाजन में इस प्रकार से आप लोगों के पास जो प्रारंभिक क्रोमोसोम है 46 क्रोमोसोम, जब इंटरफेस अवस्था प्रारंभिक या इसे पूर्वावस्था कहा जाता है, जब पूर्वावस्था में आते हैं तो ये 12वें क्रोमोसोम हो जाते हैं, और जैसे ही कोशिका विभाजन की एम फेज या सेकंड अवस्था आती है तो इनमें क्रोमोसोम कितने पार्ट में डिवाइडेशन हो जाते हैं, 4 कोशिकाओं के रूप में विभाजित हो जाते हैं। तो इस प्रकार से ये जो है, इसमें एक कोशिका से टोटल कितनी कोशिकाओं का निर्माण हो रहा है, टोटल 4 कोशिकाओं का निर्माण हो रहा है। तो इस प्रकार से आप लोगों का जो है ये कोशिका विभाजन समझाएंगे। तो दोस्तों ये हमने कोशिका विभाजन को कंप्लीट किया। अब यहाँ पर आप लोगों का कोशिका का टॉपिक जो होता है कंप्लीट। हम चलेंगे नए टॉपिक की तरफ। धन्यवाद।